एपिसोड 3 पार्ट 1। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गुनस को गोली लगने की वजह से अजिल और महमद दोनों परेशान हो चुके थे और अजिल महमद के साथ गुनस को देखकर जेलसी महसूस करते हुए वहाँ से खड़ा होकर आगे चला जाता है। पीछे से गुनस आवाज़ देती है, अजिल मुझे छोड़कर मत जाना। ये सुनकर अजिल हैरत में पड़ जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ पर महमद की सोच में पड़ जाता है कि शायद गुनस इसको पसंद करती है। अजिल गुनस को महमद की बाहों में देखकर परेशान हो जाता है। अब आते हैं अगली एपिसोड में जहाँ पर नरमीन साहिबा अजिल को लड़ रही होती हैं कि तुम गुनस को लेकर वहाँ पर क्यों गए, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम होते कौन हो, तुम्हें वहाँ पर से नहीं लेकर जाना चाहिए था। अजिल कहता है जी हाँ मेरी गलती है, मुझे नहीं लेकर जाना चाहिए था। गुनस कहती है नहीं नहीं इसकी कोई गलती नहीं है, मैं इस ख़ानदान की वकील हूँ इसलिए मैं वहाँ पर गई थी एक लॉयर होने की हैसियत से। महमद कहता है क्या हो गया है, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं संभाल लेंगे। नरमीन साहिबा कहती है क्या हो गया है अजिल, तुम होते कौन हो, तुम्हारा काम क्या है इसमें ऐसे पढ़ने की। इस पर उस्मान साहब गुस्से से आगे बढ़कर बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, इस ख़ानदान का बेटा, तुम्हें समझने की ज़रूरत है। दुर्सुन गुस्से से उठकर वहाँ से चला जाता है ये सब कुछ देखकर। फिर उस्मान साहब कहते हैं माफ़ करना बेटा, यानी अजिल से कहते हैं माफ़ करना बेटा, हमने तुम्हारी बात तो सुनी ही नहीं, तुम हमारी खातिर वहाँ गए थे। फिर अजिल कहता है नरमीन साहिबा की तरफ देखकर तंदिया अंदाज में कि मुझे अपने काम पर जाने के लिए किसी भी नाम की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला अजिल ही काफ़ी हूँ। फिर आते हैं हम दूसरी सीन की तरफ जिसमें हिदायत साहब हवा साहिबा से फ़ोन पर लड़ रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे आपको मक्खियों से निपटने नहीं देना चाहिए था, मेरा सामान दोबारा चोरी हो गया है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। आगे साहिबा साहिबा कहती हैं हम संभाल लेंगे, आप फिक्र मत करें, ये सब कुछ हम संभाल लेंगे, और खामोश हो जाती हैं। आगे हिदायत साहब कहते हैं देखो इधर खामोशी छा गई हमारे बीच, ये किसकी खामोशी है। हवा साहिबा कहती हैं किसकी। हिदायत साहब कहते हैं ये मौत की खामोशी है, तुम अपनी मौत का इंतज़ार करो जैसा कि मैंने कहा था। अब आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ। आइला कह रही होती है कि शुक्र है खुदा का कि महमद वक्त पर पहुंच गया और उसने जाकर बचा लिया। गुनस तंजी अंदाज में मुस्कुरा रही थी कि महमद तो तब आया था जब अजिल ने सब कुछ संभाल दिया था, इसे क्या मालूम। और अजिल भी तंजी अंदाज में मुँह बनाता है जी बिल्कुल। आइला कहती है हमें तो महमद के लिए दिन रात दुआ करनी चाहिए। नरमीन साहिबा कहती हैं जी हाँ बिल्कुल। गुनस अब से तुम ध्यान रखना कि तुम ऐसे कहीं भी नहीं जा सकती, यानी तुम एक मंगनी शुदा लड़की हो, तुम्हारी मंगनी मेरे बेटे से हुई है, तुम होने वाली बहू हो। यह सब कुछ सुनकर अजिल जेलिस फील कर रहा होता है और उस्मान साहब खुद से खड़े होकर कहते आओ अजिल हम चलते हैं। अजिल जाने लगता है तो नरमीन साहिबा गुस्से से उसे देखकर बोलने लग जाती हैं कि अगर तुम दोबारा ऐसी किसी भी हरकत में पड़े या माफिया वाली चीज़ में तो गुनाह उसमें शामिल ना हो, ठीक है। अजिल तंदे अंदाज में मुस्कुरा कर जाने लगता है। आसिया दादी गुस्से से नरमीन साहिबा को कहती है अगर तुमने मुझे अब मजबूर किया तो मैं इस मचारी ख़ानदान को ही तबाह कर दूंगी, इस पर तुम्हें ज़रा भी यकीन नहीं आएगा, यानी अब तुमने अजिल को कुछ भी कहा तो। फिर वह हैरत से खामोश हो जाती हैं। उस्मान साहब किनाली साहब से कहते हैं कि चीफ को बुलाओ, उसको कहो कि उसके दोस्त आकर मंशियात वाला सामान ले जाएं हमारे गोदाम से। महमद से कहते हैं कि किनाली तो अब चीफ को बुला रहा है, इसलिए तो पुलिस स्टेशन जाकर मंशियात के बारे में बात करो। कहता है ठीक है। अजीज कहता है मैं भी जाऊंगा, जैसा कि आप जानते हैं मैं इस सारे मामलात में फंसा हुआ हूँ। उस्मान साहब कहते नहीं तुम यहीं रुकोगे, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। ये कहकर उस्मान साहब किनाली साहब के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अजिल जाने लगता है तो महमद उसे रोक कर कहता है मेरी बात सुनो। अजिल कहता है हाँ बोलो, यानी गुस्से से। अजिल जेलसी महसूस कर रहा था पहले ही, जैसा कि नरमीन साहिबा ने कहा था कि ये गुनाह हमारी होने वाली बहू है, ऊपर से महमद की बातें। महमद कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने जो भी हमारे लिए किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हें गुनस को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था। अजिल कहता है हाँ आगे बोलो। आगे से महमद कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बताया था गुनस मेरे लिए क्या अहमियत रखती है, और गुनस की तरफ देखने लग जाता है जो कि वहाँ पर आसिया साहिबा के साथ बैठी हुई थी। अजिल देखकर जेलिस महसूस होता है, कहता है तुम ठीक कह रहे, मुझे उसको नहीं फंसाना चाहिए था, अब ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि जब वो जख्मी हालत में थी तुमने उसे आकर देखा तो। अभी अजिल अपनी बात पूरी करने लगता है। आगे से महमद उसकी बात काटते हुए कहता है हाँ वो तो कुछ बड़बड़ा रही थी ना। अजिल उसकी बात काटते हुए कहता है हाँ तुम फिक्र मत करो, अंदर से ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब तुम वहाँ पर आए तो मामला सारा ठंडा हो चुका था, कोई खतरा भी नहीं था वहाँ।
क्या आप वहाँ पर हथियार लेकर आए थे? अगस्त महमद कहता है खुदा का शुक्र है मेरे आने तक तब कुछ ख़त्म हो चुका था। यानी आदिल को शक तो हो चुका था इस पर, और आदिल ऊपर से जेलसी में कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। आदिल गुस्से से कहता है तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं जाऊँ? महमद कहता है तुम्हारा काम आसान हो, और आदिल गुस्से से चला जाता है। दूसरी तरफ महमद हवा से कह रहा होता है कि हमें खुद अपना सामान पुलिस स्टेशन देना होगा ताकि हम पर शक ना जाए। हवा कहती है सब बिल्कुल नहीं होगा, तुम सारा सामान हमारे हवाले करो वरना वो तुम्हारी और मेरी जान ले लेगा। देखो मेरी बात समझो। महमद कहता है सामान तो फिलहाल गोदाम में है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे और भी बहुत से काम करने हैं यानी। तो ऐसे वो कॉल कट करके वहाँ से चला जाता है। इधर उस्मान साहब ड्राइंग रूम में बैठ कर किनाली और हाकी से कह रहे होते हैं तुम दोनों उन सब लोगों के बारे में सारी मालूमात मुझे दो, वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनका क्या कारोबार है, उनके ख़ानदान, हर चीज़ के बारे में मैं पता करवाना चाहता हूँ। फिर हम देखेंगे इन सब के पीछे कौन है, यानी इनका लीडर कौन है, कौन गुरु चढ़ा रहा है ये वाला, यानी हमारे मुखबी कौन कर रहा है, कौन जासूस है। किनारी सब कहते हैं फिक्र ना करें ये सब कुछ हो जाएगा। इधर महमद कहीं जा रहा होता है, संसार कहता है भाई अब कहाँ जा रहे हैं, आप तो अब बताते भी नहीं। ऊपर से परी की कॉल आ जाती है। परी कहती काफ़ी दिन हो गया तुमने मुझे कॉल नहीं की। महमद कहता है मैं अभी बिजी हूँ। परी कहती है इसकी वजह गुनस तो नहीं, या वो तुम्हें अपने पास से आने नहीं दे रही। वो कहता है खबरदार आइंदा अगर तुमने गुनस का नाम भी लिया। समझो ये ना मैं क्या कह रहा हूँ। और कॉल कट करके गुस्से से कार में संसार के साथ बैठ के चला जाता है। इधर हिदायत का आदमी वहाँ पर खड़ा होकर हिदायत को कॉल करके कहता है कि वो वहाँ से निकल चुके हैं सारी। हिदायत कहता है उसका पीछा करो, में अपने आँखों से उजल ना होने देना और उन पर नज़र रखो। दूसरे सीन की तरफ अज़िल उस्मान साहब को कहता है मुझे लगा मैं अब सबको कन्विंस नहीं कर पाऊँगा, यानी खुद पर यकीन नहीं दिला पाऊँगा इतनी आसानी से। उस्मान साहब कहते हैं बेटा ऐसी बात नहीं है, हमें पता है कि कौन गद्दार होता है, हम शक्ल से पहचान देते हैं, और तुम तो मेरे बेटे हो, मुझे तुम पे यकीन करना ही था। वैसे भी हमें ऐसे लोगों की पहचान होती है। अज़िल कहते हैं हाँ यहाँ पर वैसे भी ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैं देख सकता हूँ आप सब कुछ संभाल सकते हैं, तो मैं इस कुर्सी पर क्यों बैठा हूँ? उस्मान साहब कहते हैं मेरा दिल था कि तुम अपनी भी कोई राय दो। अज़िल कहता है मैं ऐसा इंसान हूँ जो सीधा फैसले करने वाला है, मैं अपनी राय क्या दे सकता हूँ, मैं आदमियों का सहारा नहीं लेता। और उठकर वहाँ से जाने लगता है कि नारी साहब कहते हैं बेटा तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं, तुम गलत समझ रहे हो, उन्हें तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। अज़ीज़ कहते हैं जी नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं अपने कारोबार को अपनी नज़र से देखता हूँ, मैं जहाँ पर जाना होता है खुद फैसले करता हूँ, इधर उधर खबर पहुँचने ही नहीं देता कि कोई जासूस इधर खबर पहुँचाए। ठीक है मैं सबकी इजाज़त चाहता हूँ और आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, हम दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे। उठ कर वहाँ से चला जाता है। और उस्मान साहब फ़ख्र महसूस करते हैं कि मेरे बेटा इतना खुद एतमाद है। किनारे साहब की तरफ देख कर कहता देखा तुमने कितनी अच्छी बातें कर रहा था वो। किनारे साहब कहते हैं कि ये एक अक्लमंद इंसान है। और उस्मान साहब कहते हैं लोगों को इकट्ठा करो और उनसे सारी मालूमात इकट्ठी करवाओ। इधर अज़ील दुर्सम के पास आकर कहते हैं हमें हवा के रास्ते पर चलना होगा। दुर्सम कहता है चलो फिर चलते हैं। अज़ील कहता है नहीं हम उसकी तरह बुरे रास्ते पर नहीं चल सकते, हमें बस उसके तरीके से काम करना होगा। वेयर हाउस पर जाओ, यानी मचारी ख़ानदान के सारे कैमरास चेक करो कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कौन मखबर है यानी कौन जासूस है। पीछे से दादी माँ आ रही होती हैं तो वो कहता है ठीक है यहाँ से जाओ, दादी आ रही हैं। वो वहाँ से चला जाता है। दादी आकर अज़ील को कहती हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है बेटा। वो कहता है जी दादी। फिर उधर दुर्सम जाकर कैसे को कॉल करता है और कहता है कि हमें कैमरे चेक करने होंगे वेयर हाउस के, मचारी ख़ानदान के। पीछे से फतह सारी बातें सुन लेती है। इधर गुनज़ नहाते हुए आज़िल की साथ गुजारे हुए वो सारे लम्हे याद कर रही होती है, गुड मॉर्निंग और वो पार्टी में जाना और सब कुछ, और आज़िल की बातें जब वो कह रहा था कि मेरा दिल और मेरा दिमाग सब कुछ कंफ्यूज हो चुका है जब से मैं यहाँ आया हूँ और मैंने सुना है कि तुम उसके मंगेतर हो। और गुनज़ का ये कहना कि तुम मुझे हंसाते हैं और आज़िल कहता है कि तुम हवा से बातें करती हो। ये सारी बातें गुनज़ सोच रही थी। इधर अज़ील अपनी दादी की आसिया के साथ खड़ा गुनज़ और महमद की तस्वीर देख रहा था और दादी कहती है तुमने ये देखा? अज़ील कहता है हाँ मैं ये देखता हूँ और मैं पहले भी ये देख चुका हूँ, प्लीज़ मुझे अल्लाह के वास्ते इस सब में ना घसीटें। और दादी कहती है ऐसा मत करो, उस लड़की का पीछा छोड़ो, तो मैं इसलिए सिखा रही हूँ तुम्हें ये सब कुछ कि तुम्हें तकलीफ़ ना हो। यानी तुम उसे अपने साथ कैसे ले जा सकते थे कश्ती पर, तुमने कैसे इजाज़त दी कि तुम उसके साथ आगे जाओ?
तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए। यानी वो ये कहना चाह रही थी कि वो मेहमत की मंगेतर है और तुम इस तकलीफ़ से दूर हो जाओ। अज़िल गुनाज़ और मेहमत की इकट्ठी तस्वीर देखकर जालिस महसूस कर रहा था। तंज़ी अंदाज में मुस्कुरा देता है दादी की तरफ देखकर और कोई जवाब नहीं देता। इधर नरमीन साहिबा गुनाज़ के कमरे में आती हैं, गुनाज़ से कोई बात करने और उसकी कॉल अटेंड कर लेती हैं। कॉल पर दरअसल कोई आदमी था जो कह रहा था कि आप जिस शादी पर गई थी वहाँ के पिक्चर्स हम अपलोड कर सकते हैं और आपके बच्चों के साथ स्कूल में आप जिस आदमी के साथ आई थी। नरमीन साहिबा कहती हैं कौन सा, क्या कोई मचारी ख़ानदान में से था गुनाज़ के साथ? वो आदमी कहता है जी नहीं मैम, पता नहीं कौन था वो, यानी अज़ीज़ का कोई नाम नहीं लेते। इससे पहले गुनाज़ वाशरूम से बाहर आकर कहती हैं ये इतनी ज़रूरी कॉल नहीं थी और फ़ोन पकड़ लेती हैं, कट करके वहाँ पर रख देती हैं, मैं बाद में बात कर लूँगी। नरमीन साहिबा कहती हैं वो किसी फंक्शन की बात कर रहे थे, यानी स्कूल के दिन की। तुम किसी के साथ गई थी क्या? गुनाज़ कहती है मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है क्या? आप जानती नहीं मैं खुद ड्राइव कर सकती हूँ, मैं अकेली गई थी। और वो आगे से पूछती हैं कैसा रहा था? वो कहती हैं अच्छा था। यानी वो तंज़ी अंदाज में पूछ रही थी, उसे शक तो हो चुका था कि ये किसी लड़के के साथ गई थी। फिर वो आगे से वो कहती है आओ मैं तुम्हारे बाल संवार दूँ, मुझे तुमसे कोई बात भी करनी है बेटा। जैसा कि तुम जानती हो तुम इस खानदान की बहू बनने वाली हो। तुम्हें तो बचपन में भी पसंद था कि मैं तुम्हारे बाल सुखाऊं और तुम्हें ऐसे प्यार करूं। आगे से गुनाज़ कहती है कुछ हुआ है आंटी, आपने क्या बात करनी थी? आंटी कहती हैं कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था बेटी, जैसा कि तुम गोली लगते लगते बची हो, इस खानदान की अब तुम बहू बनने वाली हो, तुम्हें ऐसे किसी के साथ उठ कर नहीं चले जाना चाहिए जैसा कि वज़ीर नाम का लड़का है। गुनाज़ कहती है मैं लॉयर के तौर पर गई थी आंटी वहाँ पर। आगे से वो कहती है ख़ास तौर पर तुम्हें अज़ीर नाम के इस लड़के से तो दूर ही रहना चाहिए, वो चंद दिन पहले आया है, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है और अब तुम्हें कुछ भी करने से पहले मेहमत को बताना होगा तुम्हारी इंगेजमेंट हो चुकी है बेटा, और अपने बिहेवियर पर ज़रा तवज्जो। दूसरे सीन में दुल्हन जा रहा होता है, पीछे से फैतोज़ अपनी कार लेकर आकर कहती आओ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, जाकर मेरे साथ बैठ जाओ। वो कहता है नहीं मैं टैक्सी पर चले जाऊँगा। कहती कोई बात नहीं मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगी। वो कहता है तुमने लाइसेंस कहाँ से लिया है पैसे अपनी ड्राइविंग का, इतनी तेज़ कार चला रही हो? वो कहती ये मेरा मसला है, तुम आ जाओ बैठ जाओ। फिर वो उसके साथ बैठकर चला जाता है। वो कहती कुछ सॉन्ग्स लगा देते हैं जाके हम रास्ते में बोर ना हो। दुर्सन था तो उसको मोहब्बत से देख रहा था, वो वहाँ से जा चुके थे। अब आते हैं हम दूसरे सीन जिसमें नरमीन साहिबा गुनाज़ पर चिल्ला रही थी कि आसिया साहिबा और अज़ील के अलावा भी तुम्हारी एक फैमिली है, तुम उनके साथ कैसे इतना रह सकती हो? आगे से गुनाज़ चिल्ला कर कहती हैं कि आसिया साहिबा इस घर की बड़ी माँ नहीं है और क्या अज़ील इस घर का बेटा नहीं है? आगे से नरमीन साहिबा गुस्से से कहती हैं गुनाज़ मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है और उसको माँ कहना बंद कर दो और अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, ये याद रखो कि तुम मेहमत की बीवी बनने वाली हो। आगे से गुनाज़ कहती है आंटी प्लीज़ अब अपने अल्फाज पर तवज्जो दें, आप मेरा दिल दुखा रही हैं। आगे से आंटी कहती हैं बेहतर है कि अभी तुम्हारा दिल टूट जाए ताकि बाद में तुम्हारा दिल टुकड़े टुकड़े। तुम उस कल के आए अनजान लड़के की खातिर मेरे खिलाफ मत जाओ, ठीक है? मैंने तुम्हें बचपन से पाला है। गुनाज़ कहती है मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की आंटी, मैंने आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की। आगे से कहती है खबरदार चुप हो जाओ, मेहमत तुम्हें पसंद करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं नहीं चाहती तुम और गलतियाँ करो गुनाज़। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। दरवाजे से बाहर निकलती हैं, वहाँ पर अज़ील और आसिया माँ खड़ी होती हैं। उन्हें देखकर वह चौंक कर मुस्कुरा कर तंज़ी अंदाज में कहती हैं हाँ तुम दोनों यहाँ अचानक, कैसा इत्तेफाक है, शायद आप मेरी बातें सुन रहे थे। आगे से आसिया माँ कहती हैं यहाँ पर हर बात तुम्हें लेकर नहीं होती और वैसे भी। आगे से अज़ील कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, दादी मुझे हवा खिलाने के लिए बाहर लेकर जा रही। नरमीन साहिबा कहती हैं कि ऐसा इत्तेफाक है, मैं भी हवा खाने जा रही थी, है ना? आगे से आसिया दादी कहती हैं मुझे हंसाओ मत, ऐसा इत्तेफाक काफ़ी साल पहले हो चुका था कि जब तुम हमारे घर में इत्तेफाक से आ गई। और वहाँ से नरमीन साहिबा गुस्से से चली जाती हैं। पीछे से गुनाज़ बाहर आ जाती है और आसिया साहिबा कहती हैं बेटा तुम ठीक हो मेरी प्यारी बेटी? गुनाज़ कहती हैं जी हाँ मैं ठीक हूँ। आसिया साहिबा कहती हैं 30 साल पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि इस नरमीन को मुँह नहीं लगाऊंगी और आज तक मैं वैसे ही फैसला कर रही हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि वो तुम्हें मुँह ना लगाए, यानी वो तुम्हें ऐसा कुछ भी ना कहे जिससे तुम परेशान हो, ठीक है? और ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। अज़ील कहता है दादी ठीक कह रही थी और वैसे भी तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, मुझे तुम्हें लेकर नहीं जाना चाहिए था। गुनाज़ कहती तुम मुझे लेकर नहीं गए थे, मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी और वैसे भी तुम भी वहाँ पर गए थे।
और मैं इस खानदान की लॉयर होने के नाते वहाँ पर गई थी। आदिल कहता देखो मैं नहीं चाहता तो मैं ज़रा भी चोट पहुँचे। गुनज कहती है एक एक्सीडेंट था, ठीक है, मसला हल हो चुका है, कोई फिक्र की बात नहीं है। आदिल कहता है मसला तब शुरू होगा। गुनज कहती कैसा मसला? आदिल कहता है देखो मुझे नहीं पता इधर मैं जो भी बात करता हूँ वहाँ हवा तक कैसे पहुँच जाती है। हम जो भी मंसूबा बनाते हैं हवा को उसके बारे में पहले से मालूम होता है। यहाँ पर कोई ऐसा जासूस ज़रूर मौजूद है जो या तो बहुत ज़्यादा चालाक है या बहुत ज़्यादा तेज़। वो कहती है अजील कहता है चुप हो जाओ, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, लेकिन इस बार मैं अकेला ही जाऊँगा, ठीक है, वही होगा जो मैं कहूँगा, बात ख़त्म। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। गुनज विजय कहती है हाँ ठीक है फिर मिलेंगे, बात ख़त्म। इधर महमद पुलिस स्टेशन आकर सारे मामला देख रहा होता है और पुलिस वाले कहते हैं आपको सामान देने से पहले यहाँ पर साइन करने होंगे कि ये आपका सामान है। वो कहता है जी हाँ बिल्कुल। इधर नरमीन साहिबा किसी से कॉल पर बात कर रही थी कि मुझे आपसे गुनज के बारे में पूछना था कि गुनज स्कूल किसी के साथ आई थी क्या। आगे से वो आदमी कहता है ठीक है मैं आपको पता करके बताता हूँ। नरमीन साहिबा कहती मैं नहीं चाहती इसके बारे में मेरे अलावा किसी और को पता चले, मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूँगी। इधर अदिल कार में जा रहा था। गुनज पीछे से अचानक कार से निकल कर कहती है हेलो डियर। अदिल डर जाता है। अदिल कहता है क्या हो गया, तुम गुनज नहीं है, तुम कोई और हो क्या, मुझे नहीं यकीन होता तुम गुनज हो। गुनज कहती है ऐसा करने पर तुमने मुझे मजबूर किया है, क्या मतलब तुम हवा खा के लिए पीछा करोगे, वो तुम्हें मार डालेगी, ये कोई खेल चल रहा है क्या। अदिल गुस्से से कार को ब्रेक मारता है, गुनज की तरफ देखने लग जाता है, फिर कार से निकल कर बाहर आता है। निकलो कार से बाहर। गुनज कहती नहीं मैं नहीं निकलूंगी और मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम वहाँ पर जाओ क्योंकि मैं वकील हूँ। अदिल कहता है क्या तुम बच्ची हो। गुनज कहती है क्या तुम बच्ची हो के लिए मुँह उठाकर उन पर अटैक करने चलने जा रहे हो। वो कहता है मैं अटैक करने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ पीछा करूँगा। गुनज कहती है अच्छा तो पीछा करके क्या करोगे। कहता है मैं ध्यान रखूँगा बस। कहती क्या मतलब ध्यान रखोगे, मैं बेचारी खानदान की लॉयर हूँ, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूँगी। अदिल कहता है देखो तुम मुझ जैसे पुरसकून इंसान को एक पागल आदमी बनाकर छोड़ोगी। मैं दुर्सन से नजरें नहीं मिला रहा, मैं उसकी शक्ल कैसे देखूं कि मैं उसकी माँ का बदला नहीं ले पा रहा, मैं सिर्फ उस औरत से बात करूंगा। गुनज कहती है हाँ ठीक है सिर्फ दूर से देखोगे। अदिल कहता है क्या मतलब लड़ाई नहीं। गुनज कहती है जीरो लड़ाई। कहते हैं हाँ ठीक है क्या। गुनज खामोश हो चुकी थी। अदिल कहता है अब निकलो कार से, शुक्र है फाइनली तुमने समझ तो लिया हम अपना काम कर रहे हैं, अब तुम टैक्सी में बैठ जाओ। गुनज आगे कार में बैठकर उसे देखने लग जाती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं इस खानदान की वकील हूँ और बस बात ख़त्म। आगे मुँह करके बैठ जाती है। अदिल गुस्से से कार में बैठकर कार चलाने लग जाता है। कहता है मुझे तुम्हारी ज़िद से बहुत ज़्यादा नफरत है। गुनज मुस्कुराने लग जाती है और आगे से मुँह चुराते हुए कहती है और दूसरी तरफ मुँह कर देती है। अदिल गुस्से से बैठ जाता है। अब आते हैं दूसरे सीन की तरफ जिसमें दुर्सन फैतोस के साथ कार में जा रहा होता है। फैतोस कहते हैं कि यार तुम मचारी की किसी काम से क्या आ रहे हो। कहते हैं नहीं मैं तो इधर खाना खाने आया था अपने दोस्त के साथ, कोकरैस सड़क पे बहुत मज़े का बनता है। वो कहती क्या मतलब सीरियसली तुम कोकरैस खाने इतनी दूर आए हो। कहते हैं हाँ देखो तुम अभी देखो कि मुझे कोकरैस कितना पसंद है। और कार से निकल कर कैसे के पास जाता है। कैसे कहता है भाई मैं इधर हूँ मेरे पास आओ। वो कहती तुम कोकरैस खाने इधर आए हो सीरियसली। वो कहता है हाँ बिल्कुल। वो कहती चलो ठीक है फिर मैं भी कोकरैस खाऊंगी। कार से निकल कर उसके पास जाती है और कैसिक से मिलती है। कहती है अस्सलाम वालेकुम कैसे हो। कहते हैं मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं। वो मिलकर कोकरैस खरीदने वहाँ पर चली जाती। कहती मैं खरीद कर लाती हूँ। वो कहती मैं तो पूरा खा लेती हूँ, तुम क्या आधा लोगे। कहता नहीं मैं भी पूरा लूँगा। फिर कैसे कहता भाई तुम पागल हो गए, तुम देखो कोकरैस खाने हो वो भी पूरा। वो कहता है एक लड़की मेरे साथ आके पूरा खा रही है, मैं आधा खाता हूँ अच्छा लगूंगा। हाँ कैसे कहता है क्या ये भाभी है, मैं भाभी समझे सी। कहता है नहीं यार ये कोई भाभी नहीं है, तुम मुझे बताओ बेचारी के वेयर हाउस के कैमरास के बारे में बात करनी थी, क्या तुम्हें फुटेज मिल गई बताओ मुझे। ये सारी बातें फैतोस सुन रही थी। कैसे कहते हैं ये सब कुछ तो बहुत मुश्किल होगा। आगे से दुर्सन कहता है भाई क्या कह रहे हो तुम, तुम्हारा नाम कैसी बिला वजह है क्या, कैसी बातें कर रहे हो तुम। वो कहता है जिस लड़की को तुम साथ लाए हो इस लड़की के साथ हम वहाँ पर कैसे जाएंगे, तब तो मुश्किल होगा ही ना। इधर फैतोस वो खरीद कर इनके पास आकर बैठकर कहती है कि तुम लोग मेरे बगैर वहाँ पर नहीं जा सकते। कैसे कहता है भाई गॉड ये लड़की भी हमारे साथ जाएगी। हाँ मैं ये सब कुछ हल कर लूँगा लेकिन ये लड़की हमारे साथ होगी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा ऐसा, इस लड़की को यहाँ से बेचो। फैतोस उनके पास आकर कहती है ये लड़की तो कोई नहीं जाने वाली है। अब
और दूसरा मुझसे प्यार से देखने लग जाता है। फिरदौस कहती है तुम लोगों को मेरी ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों को कोई इनविटेशन तो मिला नहीं होगा कि हमारे वेयर हाउस में आप इतनी आसानी से घुस जाएँ, लेकिन मुझे इनविटेशन है क्योंकि मेरे नाम के आगे मचारी लगा हुआ है, मैं जा सकती हूँ। और वो मुस्कुराने लग जाता है और वो वहाँ पर कैसो खाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ नरमीन साहिबा उस्मान साहब के लिए कॉफ़ी लेकर आती हैं और कॉफ़ी रख कर जाने लगती हैं। देखती हैं कि वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। वो कहती पहले जब मैं कॉफ़ी लेकर आती थी तो आप मेरी तरफ देखते थे और शुक्रिया अदा करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। उस्मान साहब कहते हैं पहले तुम मेरे खिलाफ़ नहीं बोलती थी और अब तो मेरे खिलाफ़ हो चुकी हो। वो कहती क्या माँ ने आपसे कुछ कहा है? वो कहता है क्या मतलब, अब तुमने कुछ नया कर दिया है क्या? माँ को मुझसे शिकायत करनी चाहिए थी क्या? पीछे से आसिया साहबा आती हैं। उस्मान साहब उठ कर कहते हैं अम्मी आइए आइए। आसिया साहबा कहते हैं मुझे तुमसे 5 मिनट कुछ बात करनी है। नरमीन साहबा कहती हैं औरतों की बात औरतों में रहनी चाहिए, आप तो आदमियों के बीच लेकर आ रही हैं। वह मुस्कुरा कर कहती हैं इस घर की सबसे बड़ी फसाद तो तुम हो, तुम्हें क्या लगता है हर बात तुम्हारे बारे में होगी? फिर उस्मान से कहती हैं हमें अकेले में बात करनी होगी। उस्मान साहब नरमीन साहबा को इशारा करते हैं हाँ तुम यहाँ से जाओ। नरमीन साहबा कहती हैं हाँ मैं तो यहाँ पर अजनबी हूँ ना, बिल्कुल मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ, अब कौन सी बात करने। आसिया साहबा कहती हैं हाँ तुम अजनबी हो। आगे से वो कहती हैं कि नहीं यहाँ पर तो तस्वीरें भी लगी हैं, आपको किसी ऐसे कमरे में जाना चाहिए यहाँ पे कोई भी ना हो ताकि तस्वीरें भी आपकी बातें ना सुन सकें, ताकि आप कंफर्टेबल होकर बातें करें। उस्मान साहब कहते हैं नरमीन यहाँ से जाओ। आगे से आसिया साहबा कहती हैं हमारा पीछा छोड़ दो, मैं अकेला छोड़ दो, बात करने दो हमें। फिर नरमीन साहबा गुस्से से उठकर बाहर चली जाती हैं। दरवाजे पर आयला सारी बातें सुन रही होती हैं। आयला कहती है ओह बहन मैं तो ये पूछने आई थी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो नरमीन साहबा गुस्से से चली जाती हैं और आयला तंदी अंदाज में मुस्कुराने लग जाती है। आसिया साहबा उस्मान साहब से कहती है मुझे तुमसे कोई बात करनी है। उस्मान साहब कहते हैं जी अम्मी मैं सुन रहा हूँ। आसिया साहबा कहती है कि नरमीन ठीक कह रही थी कि मुझे इस घर से थोड़ी सी चिढ़ महसूस हो रही है, यानी इस कमरे से हमें कहीं और चले जाना चाहिए, यानी इस घर में अचानक अपने बच्चों को लेकर आ जाना। आगे तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं अम्मी आप यहाँ से नहीं जा सकती। वो कहती है नहीं मैं यहाँ तो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए आई थी, मैं तो ये कह रही थी कि अपने घर से उठकर किसी और के घर आ जाना और वहाँ पर वो मालिक भी ना हो और ख़ास तौर पर अपने आप को मालिक के हिसाब से बदलना, जैसा कि आदिल यहाँ पर आकर अपने आप को किसी और को महसूस कर रहा है। वो इस घर का मालिक तो नहीं ना, और अपनी आदतों को ऐसे बदलना। आगे उस्मान साहब कहते हैं माँ कैसी बातें कर रही हैं, आप सब कुछ बदल सकती हैं यहाँ पर, आप इस घर की मालकिन आप मेरी माँ हैं। आगे से वो कहती हैं तुम अपने बाप की तरफ से मेरे लिए एक तोहफा थे बेटा। उस्मान साहब मुस्कुराने लग जाते हैं, यानी वो खुश हो जाते हैं और आदिल तुम्हारे लिए एक तोहफा है। आगे से वो कहते हैं फिर भी आप मुझे अपना बेटा नहीं अभी तक कबूल कर रही, क्या वजह है? मैं तुम्हें कबूल कर रही हूँ बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब तुम्हें एक बाप बनना होगा, तुम्हें अपने बेटे के लिए कुछ करना होगा। आदिल अपनी माँ को ढूंढ रहा है, वो जानना चाहता है कि उसकी माँ कहाँ पर मरी। अगर मैंने इसे बता दिया तो वो इस पूरे शहर को आग लगा देगा। आगे से उस्मान साहब कहते हैं तो क्या आप आदिल से झूठ बोल रही हैं ताकि मैं बच सकूं, वो मुझे कुछ ना कहे, यानी मैंने उसकी माँ को खुद से दूर कर दिया था। आप ऐसा इसलिए कर रही हैं कि मेरा अपने बेटे के साथ रिश्ता खराब ना हो। अच्छा है आपने मुझे बेटे के तौर पर कबूल कर लिया, इसी तरह मेरा बेटा भी मुझे एक बाप की तरह कबूल कर लेगा। अगर आप मुझे मौका दे रही हैं तो मैं आपका बेटा बनकर दिखाऊंगा माँ। फिर वो दीवार पर लगी एक गन को देखकर कहती हैं 1 मिनट रुको। और फिर उस्मान साहब कहते हैं माँ क्या मैं आपको ये उतार दूँ? कहती नहीं मुझे ये इस्तेमाल करनी आती है। उतार कर कहती है कि ये वो गन है जो तुम्हारा बाप कभी भी साथ लेकर नहीं जाता था, लेकिन मैंने इसके ज़रिए तुम्हें बचाया था, यानी मैं जब 18 साल की थी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं आदिल को दोबारा कोई झूठ बोलूं या उसे चोट पहुंचाऊं, या इतना झूठ मुझसे नहीं बोला जाएगा। वो ना मुझे जानता है ना तुम्हें ना इस मचारी ख़ानदान को। मैं नहीं चाहती ये गलती दोबारा दोहराई जाए। तुम इस गन को अपने साथ रखा करो अपने बाप की तरह, घर में नहीं, ताकि तुम अपने बेटे को बचा सको। शिकान उसके हाथ में देकर वहाँ से चली जाती है और कहती है इसे रख लो अपने पास। और उस्मान साहब अपनी माँ को देखते रहते हैं। दूसरी तरफ महमद अपनी कार का दरवाज़ा खोलता है तो अंदर हिदायत साहब अपने आदमियों के साथ बैठे होते हैं और
संसार को अपने पास बिठाया था। संसार कहता है हम फंस चुके हैं भाई, यही मतलब है। और हिदायत साहब उसे गन दिखाकर कहते हैं बैठो अंदर, यानी इशारे से। और महमद कॉल कट करके किसी से बात कर रहा होता है और कार के अंदर बैठ जाता है। दूसरी तरफ गुनास और अदिल कार में बैठकर इंतज़ार कर रहे होते हैं। गुनास कहती है अच्छा तो ये तुम्हारा प्लान था कि कार में बैठकर लंबा इंतज़ार करें। अदिल गुस्से से उसकी तरफ देखने लग जाता है और कहता है मैंने तुम्हें नहीं था कहा कि तुम मेरे साथ आओ। और दूसरी तरफ देखता है और कहता है वो देखो हवा साहिब अपने आदमियों के साथ बाहर आ रही हैं, तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, अब हम चलते हैं अपने काम पर। गुनास कहती है हमें ज़्यादा करीब नहीं जाना, तुम भूल गए हो। वो कहता है जैसा आपका हुक्म वकील साहिबा, और कार चलाकर वहाँ दूसरी तरह की तरह महमद से कह रहा हूँ का पीछा करने लग जाता है। इतने लंबे अरसे मैंने क्या सोचा कि मैं तुम्हें पकड़कर सबसे पहले बात क्या करूँगा, तुम्हें मार दूँ या ना मारूँ, लेकिन तुम्हें मार कर मुझे फ़ायदा क्या होगा। मैं अपने इतने मिलियंस ऐसे सड़क पर नहीं फेंक सकता। और वैसे भी तुम जैसा बच्चा कोई भी बाप नहीं चाहेगा, ऐसा गद्दार बेटा। लेकिन आज रात तक अगर तुमने मेरे पैसे मुझे ना लौटाए तो मैं तुम्हें तो कुछ नहीं करूँगा, यानी तुम्हारी मौत की खबर तुम्हारी माँ को नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारे बाप के पास जाऊँगा, उस्मान मचारी से बात करूँगा, याद रखना आज रात तक मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। और अपने आदमियों को कहता है यहाँ से चलो। दूसरी तरफ नरमीन साहिबा आयला को कहती हैं इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आयला कहती है आपने मुझे बुलाया बहन। वो कहती है आयला तुम्हें पता है जिस दिन तुम इस घर में आई थी यूनुस की यानी नर्स बनकर यूनुस का ध्यान रखने के लिए, तब वो छोटा था। आयला नेम की नर्स, खूबसूरत अट्रैक्टिव जवान। आयला कहती है ओ आप मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, मेरी तारीफ कर रही हैं वाकई। आगे से नरमीन साहबा कहती हैं हाँ बिल्कुल खूबसूरत, मकसद वाली और ख़तरनाक। आगे से आयला गुस्से में आ जाती है। नरमीन साहबा कहती हैं वो लड़की थी तुम जो अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हो, चाहे उसके लिए उसको किसी भी रास्ते पर चलना पड़े। आगे सहरा कहती है 1 मिनट। नरमीन कहती है 1 मिनट रुको, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। आयला कहती है देखें ज़रा ये मुझसे कह भी कौन रहा है जो खुद इधर गुजारा कर रहा है। नरमीन साहबा कहती है पता है मैं क्या सोचती हूँ, तुम उस दरवाजे तक कैसे पहुँच गई, यानी मेरे भाई की ज़िंदगी में मेरी इजाज़त के बगैर जहाँ पर जाना नामुमकिन था। 1 मिनट मेरी बात सुनो, मेरे भाई की तो चॉइस थी ही गलत, लेकिन तुमने तो बस एक ही मकसद हासिल करना था, मचारी ख़ानदान का नाम जो तुमने हासिल कर लिया। लेकिन क्या अब तुम ये जो हरकतें कर रही हो, छुप छुप के बातें सुनना, ये सब ये ज़ेब देता है, तुम अपने नाम को बचा कर रख भी रही हो या नहीं। आगे से आयला मुस्कुरा कर कहती है शर्म आनी चाहिए बहन आपको, आप कैसी बातें कर रही हैं, आप मुझे इस नज़र से देखती हैं क्या। आपने तो मुझे उदास कर दिया, लेकिन मैं समझ सकती हूँ आपकी ज़हनी कैफियत, क्योंकि आसिया साहिबा भी यहाँ पर आ चुकी हैं अपने पोते के साथ, तो आप ऐसे ही बिहेव करेंगी। नरमीन साहिबा तंदियादार मुस्कुरा कर कहती हैं क्या तुम्हारे होठ वही कह रहे हैं जो तुम्हारा दिल कह रहा है। तुम्हारे चेहरे की परेशानी को छुपाती हुई ये झूठी मुस्कुराहट, कम से कम मैं एक तरफा हूँ, तुम्हारी तरह दोगली नहीं हूँ। और फिक्र मत करो, ये सब कुछ मैं संभाल लूँगी आयला। और मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं उसी तरफ हूँ जिस तरफ तुम जाने की कोशिश कर रही हो, यानी दोनों तरफ मैं नहीं रहती। और मैं उम्मीद करती हूँ तुम दोबारा इस रास्ते पर नहीं जाओ, कम से कम मेरे इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं, ताकि तुम किसी नई मुसीबत में ना पड़ जाओ। और वहाँ से उठकर चली जाती हैं और आयला वहाँ पर गुस्से से बैठी रहती है। दूसरी तरफ दुर्सुन और फतोस कैमरे चेक कर रही होती हैं। फतोस आदमी को कहती है शुक्रिया, तुम जहाँ से जा सकते हैं, हम कुछ चेक कर लेंगे। और वो चेक कर रहे होते हैं। दुर्सुन कहता है ऐसा लगता है किसी ने डिलीट कर दिया, यहाँ पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। फतोस कहती है देखो राइट साइड पे कार की विंडो के अंदर कौन बैठा है, नजर आ रहा है। दुर्सुन कहता है शुक्रिया तुम्हारा, अगर तुम ना होती तो मैं यहाँ पे इस वक्त ना होता। फतोस कहती है कोई बात नहीं, ये मेरा एहसान रहा तुम पर। दुर्सुन कहता है तुम्हारे पापा ने तो काफ़ी हाई सिक्योरिटी रखी हुई थी, मैं आपके कुछ नहीं कर सकता था, तुम्हें क्या चाहिए। फतोस कहती है अभी तो कुछ नहीं, लेकिन जब भी कुछ चाहिए होगा मैं तुम्हें बोल दूँगी। दुर्सुन कहता है बाय द वे ये हमारे बीच रहना। फतोस कहती है तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो, फिक्र मत करो। दूसरी तरफ अज़ीज़ा और गुनस होटल के बाहर बैठ कर इंतज़ार कर रही होती हैं। हवा साहिबा खाना खा रही होती हैं।
और गुनस कहती है 20 मिनट तो पहले ही गुजर चुके हैं और यहाँ पर तो कोई भी नहीं आ रहा, कोई अजीब हरकत नहीं हो रही। आदिल गुस्से से मुंह बनाकर उसकी तरफ देखता है। वो कहती है इशारे से क्या? आदिल कहता है देखो गुनश, तुम देख नहीं रही कि ये होटल उसी जगह के करीब है, क्या पता वो खाना खाकर वहीं जाने वाली हो। गुनश कहती है क्या पता वो अपने नॉर्मल रूटीन के लिए यहाँ पर खाना खाने आती हो, क्या पता उस औरत को अकेले खाना पसंद हो। आदिल कहता है हाँ क्या कहने। दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है गुस्से से। दूसरी तरफ मेहमत और संसार कार में परेशान होकर जा रहे होते हैं। इधर गुनज लंबी लंबी आहें बनने लग जाती है, यानी वो थक चुकी थी बैठ बैठ कर। आदिल कहता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द है, मुझे पेन किलर की ज़रूरत है, मुझे लगता है मेरी शुगर का लेवल लो हो रहा है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खा लेना चाहिए। आदिल कहता है मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं, तुमने कहा था कि हमें उनसे दूर रहना है और अब तुम कह रही हो कि मुझे उसके पास जाके खाना खाना चाहिए। वो कहती है ठीक है खामोश हो जाओ, कुछ भी नहीं कह रही, खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं कह रही, तुम्हारी बातों से तो मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी। क्या तुम्हारी कार में एक पानी की बोतल भी नहीं है? मेरा मुंह पहले ही सूख चुका है और मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने के लिए बिल्कुल हिम्मत नहीं। हाँ मैं वैसे भी ठीक हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? यहाँ पे आकर फंसी गई हूँ, यहाँ से मैं ना जा सकती हूँ, ना इधर खाने जा सकती हूँ, ना मैं कुछ बोल सकती हूँ। आदिल कहता है मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम बुरा महसूस कैसे करोगी, मैंने ये पूछा कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैंने यही जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। फिर काफ़ी देर वो दोनों इंतज़ार करते रहते हैं और आदिल अपना वक्त देखते रहता है। फिर गुनस तंग आकर दूसरी मुँह तरफ करके बैठ जाती है। आदिल उसे देखने लग जाता है। गुनस कहती है मैंने जो भी कहा मैंने सोचा ही नहीं, जाहिर है इतनी देर कौन इंतज़ार करेगा इधर आकर, क्या हम और इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हम घर जा सकते हैं? आदिल कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो। फिर वो दुर्सम को कॉल मिलाता है, कहता है हाँ बिल्कुल हमें और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। फिर वो कहता है बोलो दुर्सम। दुर्सम कहता है आदिल हमने CCTV कैमराज में कुछ देखा है। आदिल कहता है क्या पार्टनर? वो कहता है तुम्हें खुद आकर देखना चाहिए आदिल। वो कहता है ठीक है हम घर में मिलते हैं। कॉल कट कर देता है। गुनस कहती है क्या मतलब हम वेट नहीं करेंगे यहाँ पर? वो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम ठीक कह रही थी, ये खाना खाने आई होगी, हमें क्या इंतज़ार करने की ज़रूरत, औरत कुछ भी कर सकती है ना। फिर वो बेल्ट बांध कर जाने लगता है। वो कहता है अपना बेल्ट जल्दी बांध लेना, कार चलानी है मैंने। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और गुनस मुस्कुराने लग जाती है। आदिल भी मजाक कर रहा था। उनकी जाने की देर थी कि पीछे से मेहमत और संसार कार में वहाँ पर आ जाते हैं हवा साहिबा से मिलने। जैसा कि हवा साहिबा का प्लान था मेहमत से मिलने का होटल में खाने पर। आदिल अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, लेकिन ज़्यादा देर इंतज़ार करने की वजह से वो वहाँ से जा चुके थे। मेहमत हवा के पास आकर कहता है कि आप अपना खाना एंजॉय करें। वो कहती शुक्रिया। वो कहता है हिदायत मेरे रास्ते में मिल गया था, उसने मुझे कहा है कि आज रात तक $30 मिलियन मुझे वापस कर देना, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? वो कहती मैं कैसे कर सकती हूँ, तुमने तो पुलिस को दे दिए हैं सारा सामान। वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्या आप मुझे नहीं दे सकती $30 मिलियन? वो कहती है $30 मिलियन, वो भी आज रात तक। मैं तुम्हें बस एक सलाह दे सकती हूँ कि जो भी सामान है वो वापस हिदायत के हवाले कर दो, ठीक है? इसी तरह तुम पैसे अदा कर सकते हो, आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने आदमियों को खड़ा कर पूछ रहे होते हैं कि कोई तो है जो हमारे बीच गद्दार है, हमारा चम्मच दुश्मन की थाली में क्यों जा रहा है? अभी फ़ायदा है इसी में कि तुम लोग अपनी गलती मान लो, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए और मैं माफ़ी देना भूल जाऊं। मुझे नहीं पता तुम में से कौन है जो हम में से नहीं दुश्मन के साथ मिला हुआ है। क्या तुम लोग अपनी गलती कबूल करना चाहोगे? बोलो, इससे पहले कि मैं अपनी माफ़ी का इरादा बदल दूं। वहाँ पर मुकम्मल खामोशी थी, यानी कोई आदमी भी कुछ नहीं बोल रहा था। जाहिर है किसी ने गद्दारी नहीं थी की। फिर उस्मान साहब कहते हैं अच्छी बात है, ठीक है, तो कोई भी अपनी गलती नहीं मानेगा आसानी से। फिर वो किनाली से कहते हैं कि किनाली, इनकी अच्छी से खातिरदारी करो, तहकीक करो, इनसे पूछताछ करो और फिर मुझे बताना। और ध्यान रखना कि अब माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं, मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा।
फिर किनारे सब आदमियों के सामने आकर कहते हैं कि किसी को कुछ कहना है, मुझे बता सकते हो तुम लोग, क्या कोई भी कुछ जानता है इस बारे में? क्योंकि अगर मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। इधर आदिल और गुनेश घर आ चुके थे। गुनेश कहती है इससे पहले कि कोई हम दोनों को इकट्ठा देखे, मुझे अकेले पहले अंदर जाना चाहिए और कोई हमें इकट्ठा देखकर फिक्र न करने लग जाए। आदिल कहता है तुम ठीक कह रही हो, मुझे जाकर दुर्सन के साथ CCTV कैमरास देखने होंगे। गुनेश पीछे मुड़कर कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हें कुछ भी मिला तो मुझे ज़रूर बताना, ओके। आदिल उसे प्यार से देख रहा था और कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। यानी आदिल खुद को नहीं रोक पा रहा था, यानी वो गुनेश से प्यार करता था, वो जितना भी चाहे गुस्सा करना, लेकिन वो गुनेश पर गुस्सा नहीं कर सकता था। ये कहकर गुनेश वहाँ से जाने लगती है। आदिल पीछे से उसे आवाज़ देता है गुनेश मुड़कर देखती है। आदिल कहता है थैंक यू। तो फिर गुनेश मुस्कुराकर मुड़कर वहाँ से चली जाती है। आदिल काफ़ी देर से मोहब्बत से देखता रहता है। फिर इधर गार्डन में दुर्सम के पास आकर कहता है बताओ क्या ये सच है जो तुम मुझे कह रहे थे? दुर्सम कहता है देखो भाई, यही वजह है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। ये वही आदमी है जो CCTV में कार में नज़र आ रहा है, जो ये सामान और ये सब कुछ कर रहा है। ये सामान देखकर वही जाने वाला था कश्तियों पर, ट्रक पर। आदिल कहता है ये आदमी कौन है? दुर्सम कहता है भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कैमरे में उसकी शक्ल तो नज़र आ ही नहीं रही, हमने इतना जूम किया है फिर भी। आदिल कहता है यार तुम लोग क्या हो, ये बात थी जो तुमने मुझे उधर से बुलाया इधर, ज़रूरी बात। तुम कैसे नज़दीक पहुंच के उसे पकड़ने के? तुमने तो कहा था मैंने उसे पकड़ लिया है। तुम लोग हैकर हो या क्या हो? दुर्सन कहता है हम किसी और रास्ते से इसे पकड़ लेंगे। आदिल कहता है कौन सा रास्ता पार्टनर, और परेशान होकर वहाँ पर बैठ जाता है। संसार मेहमद से कह रहा था भाई आगे क्या करना है मुझे बताएं। आगे से मेहमद कहता है अभी तो फ़िलहाल हाकी से बात करते हैं कि हमने ही वाला मामला संभाल लिया है, पुलिस स्टेशन वालों, घर जाकर देखते हैं क्या करना है। इधर आसिया दादी आदिल से कह रही होती है कि तुमने अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन लिया कि नरमीन की ज़ुबान एक छुरी की तरह तेज है। अगर वो तुमसे बात करने लग जाए तो तुम अपने आप को कभी भी नहीं बचा पाओगे, इसलिए गुनेश से दूर रहो। आदिल चौंक कर दादी को देखने लग जाता है। वो कहती है तुम उसकी तरफ भाग के चले जाते हो। इसके अलावा उस औरत ने जो भी कहा तुमने सुना नहीं कि गुनेश से दूर रहो। तुम दोनों के रास्ते एक साथ हैं लेकिन तुम दोनों की मंजिलें अलग हैं। आगे से आदिल कहता है आप फिक्र मत करें आप। दादी कहती है तुम्हारे रास्ते का तो पता नहीं, लेकिन गुनेश की मंजिल तो साफ नज़र आ रही है बेटा। आगे से आदिल कहता है फिक्र मत करें आप। आगे से दादी कहती हैं इस फिज़ा में आग को हवा देने वाले बहुत मौजूद हैं, तुम्हें नहीं पता किस तरफ से कौन हवा दे दे आग को। सिर्फ पुरसुकून रहो और अपनी मंजिल की तरफ तवज्जो दो बेटा, और अपने आप को उस आग से बचाओ। और ये देखो कि तुम्हें अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है, खुद को उस आग से दूर रखते हुए। अपने आप को आग के करीब मत भेजना बेटा। वो कहता है आप फिक्र मत करें। आगे से वो कहती है मेरे खूबसूरत बच्चे अपना ख्याल रखना। वो कहता है चलिए आप आराम करें, मैं चलता हूँ। और गुस्से और जेलसी में वहाँ पर खड़ा होकर कोई सोचने लग जाता है। इधर मेहमद और संसार घर दाखिल होते हैं तो नरमीन साहबा कहती हैं बेटा इधर आओ। मेहमद संसार को कहता है तुम जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ। फिर तरह कहता है जी माँ बोले। वो कहती है मेहमद तुम परेशान लग रहे हो। कहता है नहीं कुछ काम थे जो इन्हें मैंने कंप्लीट किया है। नरमीन साहबा कहती हैं बेटा तुम्हें गुनेश से बात करनी चाहिए। मेहमद कहता है माँ किस बारे में, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं मुझसे? अगर नरमीन साहबा कहती हैं ओ मेरे खुदा मैं तो बार बार बोल कर तंग आ चुकी हूँ कि तुम दोनों की रिलेशनशिप के बारे में बात करो उससे जाकर। देखो तुम्हारा बाप आज है कल नहीं होगा, तुम्हें उसकी जगह लेनी है कल। कम से कम तुम्हारी अपनी फैमिली तो होनी चाहिए ना, जो मचारी ख़ानदान को संभाल रहा हो, उसकी अपना ख़ानदान तो होना ज़रूरी है। वो कहते हैं माँ फिक्र न करे मैं बात कर रहा हूँ। वो कहती है मुझे पता है तुम मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो, जाओ और अभी गुनेश से बात करो। यूनुस भी साथ होगा उसके, क्या पता वो यूनुस के पास हो। कहता है ठीक है माँ मैं जाके अभी उससे बात करता हूँ। फिर मैं तो गुनेश के कमरे में आकर कहता है गुनेश तुम ठीक हो, पहले से बेहतर लग रही हो। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं अपना बैंडेज तब्दील करने वाली थी। वो कहता है मैं कर देता हूँ, इधर बैठो, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई बात भी करनी है। मेहमद कहता है तुम्हें याद है तुमने ही मुझे सिखाया था कि बैंडेज कैसे करते हैं। तुम्हें पता है मैं सोचता हूँ कि एक दिन हमारा ख़ानदान होगा,
हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही होंगे, अपनी पुरानी यादें सोच रहे होंगे। आगे से गुनश कहती है मेहमत नहीं, यानी उसकी बातों से तंग आ चुकी थी। मेहमत कहता है मैं तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा चाहता हूँ गुनश। गुनश कहती है मेहमत प्लीज़, हम एक साथ पढ़े हुए हैं, हम तब बच्चे थे एक भाई और बहन की तरह, और अब तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है हाँ है मेरे पास कहने को। खड़े कर कहता है गुनश तुम देख नहीं रही, मैं प्यार में मर रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं पिघल रहा हूँ, यानी मैं कितने दर्द में हूँ। देखो मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होता, हमें अगला कदम उठा देना चाहिए। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता, और कल के नाश्ते में मैं ये सबको बता दूंगा, ठीक है? हम अनाउंस कर देंगे। गुनश कहती है तुम जानते हो कि मैं सबके सामने तुम्हें इनकार नहीं कर सकूँगी, है ना? और तुम ये एक तरफा फैसला करोगे, इससे सिर्फ तुम्हें तकलीफ़ होगी। तुम खुद को देख नहीं रहे तुम कितनी तकलीफ़ में हो। आगे से मेहमत कहता है गुनश मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर सकता हूँ जब तक तुम मुझसे खुद प्यार ना करने लग जाओ, और उस दिन मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, तुम जानती हो बिल्कुल भी मना नहीं कर सकूँगा, है ना? आगे से गुनश कहती है मेहमत प्लीज़ ऐसा मत कर, मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम खुश नहीं रह सकोगे, खुदा के लिए मेरी बात मानो, इसके अलावा मैं तुमसे क्या कहूँ। और मेहमत कहता है अभी तुम कुछ मत खाओ, ठीक है? तुम अपने आप को बिल्कुल मत थकाओ, और वहाँ से चला जाता है। अब मेहमत हाकिम साहब के कमरे में आ जाता है, यानी जिधर हाकिम साहब काम कर रहे थे, शायद वो कोई चीज़ बना रहे थे। मेहमत आकर कहता है आप तो आकर मुझसे बाहर मिले भी नहीं, आपने मुझे हेलो भी नहीं कहा, और आप ये अपनी नज़र खपा रहे हैं इधर। हाकिम साहब कहते हैं तुम क्या मेरे लिए ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं? मेहमत कहते हैं ये तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप मेरे लिए दुआ करेंगे, वैसे आप ये क्या बना रहे हैं? हाकिम साहब कहते हैं ये उस्मान साहब की तरफ से कोई ऑर्डर है, मुझे नहीं पता किसके लिए। मेहमत कहता है मैं जानता हूँ ये अज़िल के लिए है। आगे से हाकिम साहब कहते हैं तंदी अंदाज में तुम बगैर काम के तो कहीं भी नहीं जाते, बताओ तुम्हें क्या काम है? मेहमत कहता है मुझे पैसों की ज़रूरत है, वो भी कोई कम रकम नहीं, 30,000 मिलियन डॉलर, यानी इसके करीब। तो हाकिम साहब कहते हैं इम्पॉसिबल, इतनी रकम तो मैं नहीं निकलवा सकता, वो भी तुम्हारे बाबा को बताए बगैर। मेहमत कहता है क्या मतलब इम्पॉसिबल? क्या मेरे बाबा आप पर भरोसा नहीं करते पैसों को लेकर? क्या सारे पैसे आपसे होकर नहीं आगे जाते, और उनको तो खबर भी नहीं होती कि कितने पैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? हाकिम साहब कहते हैं हाँ वो मुझ पर भरोसा करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा, ठीक है? आगे से मेहमत कहता है हाँ आप तो एक अच्छी इंसान है। पीछे से अजान होने लग जाती है, वो कहता है देखा ये तो इशारा है कि आप एक अच्छे इंसान। हाकिम साहब कहते हैं हाँ ये इशारा है नमाज का। आगे से मेहमत कहता है ओ वाकई में आप तो कोई नमाज नहीं छोड़ते, और वैसे भी आपके पास इतने पैसे कैसे आ जाते हैं जबकि आप काम पर भी नहीं जाते, आप कोई गलती भी नहीं करते, आप अपने हाथों में बंदूक पकड़कर भी नहीं जाते, आप तो फिर भी सारी नमाजें भी नहीं छोड़ते, और ये कारोबार कैसे चल रहा है बताएंगे? कहीं तो गुनाह हुआ होगा, कोई ना कोई गलती हुई होगी कहीं तो। आगे से हाकिम साहब तंदी अंदाज में कहते हैं सुनो भांजे, वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी के कारोबार पर अपना हक जमाने लग जाएं, यानी लीडरशिप करने लग जाएं, तो वो असबाब गलत होते हैं, बस इसीलिए मैं अपना हक नहीं जमाता। इसके अलावा मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ खुदा के लिए। और वो वहाँ से चले जाते हैं, और मेहमत सोच में पड़ जाता है। मेहमत कहता है मैं जानता हूँ आपकी सारी वजूहात को। मेहमत बेचारे सब जान कर रहेगा, और फिर मेहमत संसार के साथ जा रहा था। संसार कहता है जैसा कि आप जानते हैं आप पैसे हासिल नहीं कर सके, तो अब आगे क्या करना है भाई? मेहमत कहता है हाकी अपनी सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर चुका है, उसे उसकी हद दिखानी होगी। अब तुम ज़िया के पास जाओ, वो हाकी के साथ मिलकर यानी मचारी के साथ मिलकर पैसों का काम संभालता है, हमें उसी से पैसे लेने होंगे। संसार कहता है ओके भाई, और वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर आयला वहीं गार्डन में खड़ी होती है गुस्से में, और पीछे से हाकी साहब आ रहे होते हैं। आयला कहती है हाकी इधर आओ, इधर आओ, तुम कहाँ होती हो? तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे घर में क्या क्या हो जाता है, तुम यहाँ पर मौजूद ही नहीं होते। वो कहता है खुदा के लिए आयला फिर से नहीं, मैं अपने काम पर होता हूँ। कहते मैं समझ नहीं आ रही।
आला कहती है इस घर में जो नया लड़का आया है ना अदी, ये इस घर की रोशनी बन चुका है। और जो आज ये दादी हैं वो इस एक बड़े सुराख में गिर चुकी हैं, रोशनी के सुराख में, और वो इन सब के लिए ज़रूरी हो चुकी हैं। आके सब कहते हैं तुम क्या बोली जा रही हो, वो इस घर के यानी वो फैमिली मेम्बर है, इस घर के फ़र्द हैं, मचारी ख़ानदान के हैं। आगे से आयला कहती इतने साल आपने उस्मान साहब को दिए हैं अपने, क्या आप उनको नज़र नहीं आ रहे? अब ना महमद और ना आजिल, आपको अपनी जगह लेनी होगी, यानी उसके ख़ास जगह आपको मिलनी चाहिए, महमद जाजिल को नहीं। ठीक है, आपने इतने साल अपने उस्मान साहब के साथ बिला वजह ज़ाया नहीं किए। आगे से हाकी कहता है देखो आयला, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, अब तुम मुझे डिस्टर्ब ना करना इन फजूल चीज़ों में, ठीक है? जब तक कोई कत्ल ना हो जाए मुझे ना बुलाना यहाँ पे, ठीक है? आगे साइला कहती है आप फिक्र मत करो, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी जब हमें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा। तो क्या तब भी तुम मुझसे यही कहोगे कि ये वही जगह है जो हमारी जगह है, यानी सबको उनका हक मिल चुका है? हाँ, इसलिए अपना हक अभी से समझ लो डियर हस्बैंड। आगे से हाकी साहब वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं, कहते हैं तौबा तौबा, और आयला कहती हैं अल्लाह कबूल करे। आगे सब जाते हुए कहते हैं आमीन। इधर गुनद आसी अम्मी के कमरे में दाखिल होती है जो कि नमाज़ पढ़ रही होती हैं। वो कहती हैं आसी अम्मी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो नमाज़ पढ़ कर कहती हैं आओ मेरी प्यारी बेटी, मेरी एंजल इधर आओ। वो मुस्कुरा कर आगे आती है, कहती है अल्लाह कबूल करे। आसिया में कहती हैं शुक्रिया बेटा, बैठो इधर। गुनज बैठती है तो आसिया में कहती है कि नरमीन को लगता है कि जो हम बातें करते हैं उसी के बारे में, और हंसने लग जाती हैं और गुनज उनके गले लगती है। आसिया माँ कहती है मेरा नाम तो हर जगह चमक रहा है। गुनज मुस्कुराने लग जाती है। गुनज कहती है आसिया मामा ये देखिए मैंने क्या ढूंढा। आसिया माँ कहती हैं हाँ मेरी प्यारी बेटी बताओ। गुनज कहती हैं देखे मैंने ये पुरानी तस्वीरें ढूंढी हैं, इसमें तो आप बहुत ज़्यादा जवान लग रही हैं। मैं वैसी तस्वीरें देख रही थी कुछ पुरानी, अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए। आगे से आसिया मामा कहती हैं ये आखिरी तस्वीर थी जिसमें मैं खुश थी। यानी गुनज कहती है कि आपके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती, आपकी क्या कहानी है, मतलब आप यहाँ से क्यों चली गई थी, इन्होंने आपको क्यों छोड़ा और आपसे दूर चले गए, और तो और असल पे कुछ नहीं जानता इस बारे में। आगे से आसिया हमें कहती हैं बेटा कुछ कहानी अधूरी रह जाती हैं। अब आते हैं हम दूसरे सीन की तरफ जहाँ आजिल और दुर्सन समंदर के किनारे खड़े होते हैं। दुर्सन कहता है भाई अब आप क्या करने वाले हैं, अब तो क्या हम रुक जाएंगे इधर ही? आजिल कहता है अब कोई रास्ता भी नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि नहीं आते यहाँ पर, क्या तुम मुझे उस रास्ते पर चले जाओगे लेकर? क्या मुझे पता होता गुनज के बारे में तो मैं यहाँ पर आता, क्या मैं से कॉल करता? अगर मुझे इसके बारे में पता ना होता क्या तुम मुझे यहाँ पर आने देते? यानी मुझे कहना चाह रहा था कि गुनज के बारे में से कुछ भी मालूम नहीं था कि उसकी मंगनी हो चुकी है, उसका महमूद से कोई ताल्लुक़ है, उसका इसी घर से कोई ताल्लुक़ है। शायद उसे ना मालूम होता तो उसके हक़ में बेहतर होता। गुनज कहती है ऐसा नहीं है, ये कहानी तो आगे मज़ीद चलेगी। आसिया अम्मी कहती हैं नामुमकिन है बेटा। गुनज कहती है आप ऐसा क्यों कह रही हैं, इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है आसिया अम्मी। इस तरफ अदिल कहता है मेरे लिए नामुमकिन है, ये बिल्कुल नामुमकिन, और ये सब कुछ गलत है, मेरे लिए ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। यानी वो अपनी जगह बात कर रहा था, गुनज इधर अपनी गर्लफ्रेंड्स। आज का पार्ट इतना ही था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अब मिलेंगे एपिसोड 3 के लास्ट पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।